हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। 24 अक्टूबर करंट अफेयर को जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को आज कराए जाएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी सेना और पुलिस आमने सामने आई। इस क्वेश्चन का लाने का मतलब कुछ और था, लेकिन इसको मैं लाया। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो नवाज शरीफ के दामाद हैं उनको पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इनके जो गिरफ्तार करने का तरीका है वो बहुत अलग ढंग का था। मतलब मेरे कहने का ये है कि पहले इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका दबाव डाला गया, और जो डीआईजी हैं उनको, सिंध प्रांत के जो डीआईजी हैं उनको अगवा कर लिया गया और उनको जबरन साइन करा लिए गए उनसे, इस बात के लिए कि जो नवाज शरीफ के दामाद जी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद जब ये जानकारी तब खुलकर आई जब डीआईजी साहब बाहर निकल के, जब उनको रिहा किया गया तो उन्होंने ये बात उनकी बेटी, नवाज शरीफ की जो बेटी है उनके सामने ये बात रखी। तब इस बात को पता चला कि किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया, और यहाँ तक कि जो नवाज शरीफ की बेटी थी उनको भी गिरफ्तार करने के लिए साइन करवाए गए थे। लेकिन ये इनका कोई ज़्यादा पॉलिटिकल मतलब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार कराया गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो इमरान सरकार है उसके खिलाफ बयानबाजी करी थी। ये था पहला। लेकिन इसका जो मेन मतलब है क्वेश्चन लाने का वो कुछ और था मेरा। उसका मतलब ये था कि जो पाकिस्तान है उसको, पाकिस्तान जो है उसको FATF जो है, फाफ्ट है, इसने ग्रे सूची में रखा है। किस में रखा है? ग्रे सूची में रखा है। अब बात आती है फाफ्ट की। FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये किस तरीके की निगरानी करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं उसमें ये निगरानी करता है। इसके जो सदस्य हैं, मेंबर सदस्य हैं, जो कितने मेंबर हैं अभी? 39 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 39 मेंबर कंट्री देश हैं जो इसके 39 मेंबर हैं। किसके? FATF के। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी FATF की, वो 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर? FATF का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और 39 मेंबर इसके सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। 39 जो कंट्री हैं वो इसके सदस्य हैं। इसकी जो स्थापना की थी वो G7 कंट्री ने की थी। किसने की थी? G7 कंट्री ने। दोस्तों, आप लोगों को G7 जो कंट्री है उनको कमेंट बॉक्स में बताना है कि G7 कंट्री कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो 3 सूची दी गई हैं इनको किसको किस में रखा जाता है? जो ब्लैक है, एक है ब्लैक, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये ब्लैक, ग्रे और वाइट, ये 3 सूची हैं। तो पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया है, और 2 कंट्री ऐसी हैं जिसको ब्लैक सूची में रखा गया है। एक तो ईरान और दूसरी नॉर्थ कोरिया। कौन सी? दूसरी है जो नॉर्थ कोरिया है। ये ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक सूची में रखा गया है। मतलब क्या है कि कुछ कंडीशन होती हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, कौन कौन सी? वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और यूरोपियन यूनियन। ये इनको, अगर FATF ने मना कर दिया कि इनको आप लोगों को जो मदद देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, अगर FATF ने मना कर दिया कि इनको नहीं देना है तो ये नहीं दे सकते मदद। उसकी कंडीशन रहती है। तो जो पाकिस्तान है इसको कुछ चुनौतियां दी गई थी। ठीक है, किसको? पाकिस्तान को। उसमें 27 पॉइंट थे, लेकिन इसने क्या किया? उसको 21 पॉइंट को फॉलो किया और 6 को फॉलो नहीं करा पाया। तो उसकी वजह से इसको ग्रे सूची में रखा गया है। लेकिन ये ब्लैक सूची में जो FAT है इसको ब्लैक सूची में डाला जा रहा था। लेकिन ब्लैक सूची में डालने की कुछ कंडीशन होती हैं। जो ये 39 सदस्य हैं, 39 सदस्य में से यदि किसी 3 सदस्य ने, कितने? यदि किसी 3 सदस्य ने अगर इसका विरोध किया, अपने वीटो का उपयोग किया, तो यह ब्लैक सूची में नहीं जाएगा। और इसने क्या किया कि 3 जो देश हैं उसने इसकी मदद की। और वो 3 देश कौन कौन से हैं आप लोगों को पता ही होगा। एक तो हमारा चाइना, ठीक है,
एक तो हमारा चाइना, दूसरा हमारा मलेशिया, कौन सा, मलेशिया, और तीसरा हमारा टर्की। ये जो 3 कंट्री हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से इसके पक्ष में वोट की, वीटो का उपयोग किया और इसके पक्ष में वोट किया कि ये ग्रे लिस्ट में अभी ना डाला जाए। ये 6 पॉइंट है, इन पर ये आगे की देखभाली करेगा। तो इस तरीके से इसको ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया है। अब बात आती है वाइट लिस्ट की। यदि किसी भी कंट्री को ग्रे से वाइट लिस्ट में जाना है, ठीक है, किससे, ग्रे से वाइट लिस्ट में जाना है, तो ग्रे से वाइट लिस्ट में वही जा सकता है जो 39 सदस्य हैं, इनमें से 12 सदस्य, कोई 12 सदस्य इस पर संयुक्त रूप से साइन कर दें कि ये कंट्री वाइट लिस्ट में जा सकती है, तो वह कंट्री वाइट लिस्ट में जा सकती है FATF के तहत। और FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी FATF की, और ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट और वाइट लिस्ट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। आप पहले इसकी पाकिस्तान की बात आई थी, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है, वो इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। कौन है, आरिफ अलवी। और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया में पड़ता है। इसके जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, जो अभी सरकार चली गई है, अभी चुनाव होना है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए वर्तमान आधार वर्ष को बदलकर 2016 को नया आधार वर्ष बनाया है। तो अभी किसको बदला है, 2001 को बदलकर 2016 आधार वर्ष बनाया गया है। दोस्तों, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये किसके लिए क्या किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल लेबर होती है, सब इसके 5-6 पॉइंट होते हैं। उनमें क्या किया जाता है कि अलग अलग अपने पॉइंट होते हैं, उसमें इनकी अलग अलग आधार वर्ष होती हैं। तो जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसके लिए 2001 की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको 2016 बेस प्राइस कर दिया गया है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विपक्षी पार्टियों ने सरकार से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 को बदलने की मांग की है। अब UAPA है क्या दोस्तों, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है 1967 को बदलने की मांग की है। अब ये क्यों किया गया है, देखो दोस्तों, जो एक फादर हैं, कौन, स्टैन स्वामी, कौन है, स्टैन स्वामी को झारखंड से, इनकी एज है 83 साल, ये चर्च में फादर हैं, तो झारखंड से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और किस रूप में गिरफ्तार किया गया है, इनको कहा गया है कि NIA ने इसको गिरफ्तार किया। किसने किया है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कौन सी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और इसने क्या अपना पक्ष रखा है कि जो स्टैन स्वामी जी हैं, इन्होंने भीमा कोरेगांव हत्याकांड हुआ था, उसमें मतलब कि जब ये उसकी बरसी मनाई जा रही थी तो उसमें हिंसा भड़काने का काम किया था। और दूसरा क्या है कि इन्होंने मोदी जी को मारने की योजना बनाई थी। तो इस मुद्दे को लेकर स्टैन स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोस्तों, जो यूपा होता है, UAPA एक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे और जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें जमानत मिल जाती है। ठीक है, जमानत मतलब कि जैसे आपको छोड़ दिया गया, आप बार बार कोर्ट आते जाते रहेंगे। लेकिन जब UAPA के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको जमानत नहीं मिलती है, यहाँ तक कि आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है इसके तहत। लेकिन जैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, एकता को लेकर, उसकी रक्षा को लेकर अगर उसमें लग रहा है कि इसकी रक्षा के लेकर इसमें कोई वो है, तो उसमें इसको UAPA के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो भीमा कोरेगांव जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1818 में। ठीक है दोस्तों, इस पर कई बार वायलेशन हुआ है, तो कौन सी, भीमा कोरेगांव हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने
ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने डेटा सुरक्षा बिल पर चर्चा करने के लिए संसदीय समिति में पेश होने से इनकार कर दिया है। मतलब क्या दोस्तों, एक BN कृष्णा समिति बनाई गई थी। BN कृष्णा जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसमें विधेयक पारित करने की बात की गई थी। जो इसमें 5-6 कंपनियां ली गई थी, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, ट्विटर वगैरह को इसमें बुलाया गया था। और जो संसदीय समिति की अध्यक्षता जो कर रही थी वो है मीनाक्षी लेखी। कौन कर रहा था? मीनाक्षी लेखी इसमें अध्यक्षता कर रही थी। और इसमें ये बात कही गई थी कि जो ये कंपनियां हैं, ये जो डाटा है, ये डाटा क्योंकि इनके पास सारा अपना आधार कार्ड और जो पैन कार्ड होता है, ईमेल आईडी होती है, मोबाइल नंबर, इस तरीके से सारे डाटा इनके पास रखे जाते हैं। यहाँ तक कि इनको ये पता चल जाता है कि हम लोग किस चीज़ को यूज कर रहे हैं, कि हम लोग क्या चीज़ सर्च करते हैं। जो गूगल से पता चल जाता है, FB को हमने ईमेल दे रखी है, क्या क्या सर्च करते हैं, अमेजॉन से हम लोग क्या चीज़ें खरीदते हैं, तो ये पूरा डाटा इनके पास रहता है। और ये डाटा ये लोग बेच देते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में वगैरह में बेच देते हैं। तो इनसे ये कहा गया है कि ये डाटा जो है वो कहाँ पर आप बेचते हैं, किस लिए बेचते हैं। इस पर मीनाक्षी लेखी जो है वो संसदीय समिति की अध्यक्षता कर रही हैं। और इन कंपनियों के जो CEO वगैरह हैं उनको बुलाया गया था कि आप इस पर आके संसदीय समिति में पेश होइए। लेकिन उसमें क्या किया कि अमेजॉन ने मना कर दिया आने से लिए, कि हम जो डेटा सुरक्षा बिल पर चर्चा करने से इसने अमेजॉन ने मना कर दिया। तो अब यदि अमेजॉन ने मना कर दिया तो इस पर दंड भी लगाया जा सकता है। हाँ, तो दंड ये लगाया जा सकता है कि अमेजॉन जो भी प्रोडक्ट अपने इंडिया में बेच रही है, जितने भी प्रोडक्ट अपने बेच रही है, वह यदि केंद्र सरकार चाहे तो इस पर पूरी तरीके से बैन लगा देगी। और इन्होंने इस बात को रखा भी है कि यदि 27-28 को इसकी एक पुनः चर्चा होनी एक बार, तो यदि अमेजॉन उपस्थित नहीं होता है तो अमेजॉन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा इंडिया में। ठीक है दोस्तों, ये बात इसलिए चर्चा में थी। अगला क्वेश्चन है DRDO ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का उत्पादन शुरू करने के लिए अंतिम सफल परीक्षण किया। नाग के जो 3 परीक्षण होने थे वो तीनों परीक्षण पूरे हो गए हैं। किसने किए हैं? DRDO। और DRDO ने तो एक रिकॉर्ड बना दिया है कि पिछले 39 दिन में इसने 12 परीक्षण किए हैं, सफल परीक्षण। किसने? 12। मतलब एवरेज 4 दिन में एक परीक्षण पूरा सफल किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने एक अपना रिकॉर्ड बना दिया है इस बार। यहाँ तक कि इन्होंने जो एंटी टैंक मिसाइल है नाग को मतलब कि एक्सपोर्ट करने की भी बात कही है। अब बात आती है दोस्तों DRDO की। तो DRDO की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है वो कौन है? अभी कौन है चेयरमैन? तो सतीश रेड्डी जी जो हैं वो इसके अभी चेयरमैन है। अब दोस्तों ये जो नाग है क्या नाग? ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है। क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है ये? बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि यदि जो अर्थ पर मार करती है और ये पैराबोलिक आकार में जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ट्रक खड़ा है और यहाँ पर कोई एंटी टैंक जो टैंक है उसको यहाँ पर टारगेट करना है, तो ये पैराबोला आकार में जाएगी और यहाँ पर इसको नष्ट कर देगी। ये नाग का काम होता है। और ये कितनी इसकी रेंज होती है? 500 मीटर से 1400 मीटर। 500 मीटर से 1400 मीटर तक इसकी रेंज होती है। किसकी? नाग की। और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, और ये 3rd जनरेशन मिसाइल है। कौन सी है? 3rd जनरेशन मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है नाग का? तो ये राजस्थान में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया है नाग का। दोस्तों जो DRDO है इसने 1983 में अपना एक टारगेट बनाया था। उसके तहत इसमें 5 मिसाइल हैं। कौन सी 5 मिसाइल हैं? PATNA। ये 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण करने का घोषणा की थी। इसमें 5 के P4 क्या है? पृथ्वी, A4 आकाश, T4 त्रिशूल, N4 नाग और A4 अग्नि। ये 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें जो नाग है उसका 3रा ये सफल परीक्षण था और ये पूरी तरीके से हो चुका है। ठीक दोस्तों, ये 3rd जनरेशन की मिसाइल थी। इतनी जानकारी हम लोगों को यहाँ से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने हरीश कुमार की अध्यक्षता में
चुनाव आयोग ने हरीश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव में व्यय सीमा की जांच के लिए समिति का गठन किया है। मतलब अभी बिहार में चुनाव होने हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिहार में चुनाव लेकर एक कमेटी बनाई गई है, उसमें किसकी अध्यक्षता में, हरीश कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उसमें ये इस चीज़ की जाँच करेंगे कि जो खर्चा है चुनाव में वो एक लिमिट तय की जाएगी कि इतने से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो दो दल कोई आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक जो पार्टी है, एक जो नेता है, उसके पास कम धन है, दूसरे के पास ज़्यादा धन है, तो वो ज़्यादा खर्च कर देगा और चुनाव जीत जाएगा। तो इससे मतलब एक लिमिट की जाएगी और इसकी जाँच कौन करेगा, हरीश कुमार समिति बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने की है। अब बात आती है चुनाव आयोग की। तो जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी, कब, 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों जो फर्स्ट चुनाव आयुक्त तो कौन है, ये पॉइंट नोट करने वाला और इसको याद भी कर लेना क्योंकि कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में। जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन, ये पहले चुनाव आयुक्त थे, ठीक है दोस्तों। और जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं, सुनील अरोड़ा। कौन से हैं, सुनील अरोड़ा। और इसके दो और आयुक्त चुनाव आयुक्त हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा जी, और दो चुनाव आयुक्त जो हैं अन्य, ये राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। कौन से, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से थे, अशोक लवासा जी, उनकी जगह सुनील अरोड़ा जी ने ली है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेलारूस की विपक्षी पार्टी को यूरोपीय संघ मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बेलारूस की जो विपक्षी पार्टी थी उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, यूरोपीय संघ मानवाधिकार दिया गया है। दोस्तों जो यूरोपियन यूनियन की बात आती है तो यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं, टोटल 27 मेंबर है। अभी ब्रिटेन ने सदस्यता अपने आप को यूरोपियन मेंबर से बाहर कर लिया, ठीक दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का वो कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में है, ठीक दोस्तों। और जो बेलारूस है, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं लुकाशेन ने को क्या किया गया है कि इनके खिलाफ इन्होंने चुनाव की, ये जो विपक्षी पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, तो इन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी। तो जो यूरोपियन संघ है इसने मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। किसको, ये जो महिला हैं जो आपको दिख रही है, इनका नाम क्या है, शिवातलिना तिकासानुकास्काया, ठीक है दोस्तों। तो एक बार याद कर लेना इनको, मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सहायता से भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा में स्थापित किया जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, सैंड ड्यून पार्क क्या होता है, ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है, गोवा में। किसकी सहायता से हो रहा है, तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से। किससे हो रहा था, वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित होगा। अब दोस्तों बात आती है कि ये सैंड ड्यून क्या है। सैंड ड्यून, जैसे आपने राजस्थान का भी गए हो आप लोग, तो राजस्थान में जो मिट्टी के रेत के टीले बने होते हैं, तो उसी टीले को यहाँ पर गोवा में आर्टिफिशियल टीले बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे, आर्टिफिशियल टीले बनाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सैलानी आएंगे, घूमने आएंगे लोग बाग, तो इससे ये टूरिज्म का स्थान बनेगा और रोजगार भी बढ़ेगा उसमें, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। कितने पे स्थान पर रहा, भारत ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में चौथे स्थान पर रहा है। अब ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट से मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट उससे कहते हैं जो लोगों के घर में, जैसे अगर भारत में देख लिया जाए, भारत की जो कुल जीडीपी है उसको ना देखकर जो घरों में संपत्ति, अपने सब लोग पर्सनली संपत्ति जो रखे हुए हैं, यदि उसको जोड़ दिया जाए तो भारत विश्व में चौथे नंबर पर सबसे अमीर देशों में है। यदि जो घरों की संपत्ति है, जैसे इस पर फर्स्ट में कौन पर है, इसमें फर्स्ट पर अमेरिका है। कौन सा फर्स्ट पे, फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पर ये तुम्हारा क्या नाम है, अमेरिका, चाइना, और चौथे नंबर पे हमारा पड़ जाता है क्या, भारत, ठीक है दोस्तों। तो ये इंडिया को चौथा स्थान मिला है किसमें, ये ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में मानचित्र और पट्टी योजनाओं को एकीकृत करने के लिए ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा जो पोर्टल लॉन्च किया है, ई धरती पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें मतलब आपको क्या किया जाएगा कि आप जहां पर रहते हैं, वहां के जहां पर आपके घर है, वहां का आपको बाकायदा पूरा मैप आपके पास होगा। तो ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूं और आपको जितना हो सके उतनी डिटेल में बताऊं। अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़िए, इससे उनके पास ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों आज से आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर डेली चलेगा और ये दोस्तों ये एनटीपीसी है, यूपीएससी एग्जाम के लिए और जो भी लोअर पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। धन्यवाद दोस्तों।